गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्हेन वेयर एंड हाउ का लेक्चर्स सेकंड शुरू करवाना है क्लास 8 का, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी बात है, इस चैप्टर को चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा पढ़ने का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं टाइम पीरियड का। हम लोग 18th सेंचुरी की बात करेंगे, नॉर्मली इंडिया के 18th सेंचुरी की बात करेंगे। तो एक ओवरव्यू लेंगे टाइम पीरियड का और जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि हिस्ट्री अचानक से लोग पढ़ना क्यों शुरू कर दिए। तो कोई ह्यूमन क्यूरियोसिटी थी जानने की कि हमारा पास्ट कैसा है, ठीक है ना। उसी ने क्या किया, ह्यूमन को क्या बना दिया, हिस्टोरियन बना दिया, ठीक है ना। कि हमारा पास्ट क्या है, ये हम कैसे जाने, इसको जानने की क्यूरियोसिटी ने ह्यूमन को क्या बना दिया है, हमें क्या बना दिया, हिस्टोरियन बना दिया। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने रिकॉर्ड्स देखे, रिकॉर्ड्स फाइंड किए, डिफरेंट पीरियड्स को देखा, ठीक है ना। और हमने स्टडी करना शुरू कर दिया कि हमारे पास कैसी थी। तो हमारी क्यूरियोसिटी ने हमें क्या किया, हिस्टोरियन बनाया। तो नॉर्मल बात है कि इस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द इंडियन फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड। इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में पूरे इंडिया में, ठीक है ना, किस तरह के चेंजेस आए, कौन कौन से ऐसे चेंजेस थे जो हमारे हिस्ट्री में आए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एक ओवरव्यू ले रहे थे। जैसे 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी में जो इंडिया था, 18th सेंचुरी का जो इंडिया था, देखो इसमें नॉर्मल सी बात है, अगर इंडिया की बात कर लें हम लोग 18th सेंचुरी की, तो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट किंगडम्स इसमें हुआ करते थे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट किंगडम्स क्या हुआ करते थे, इसमें हुआ करते थे, ठीक ना। और सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स की अपनी अपनी क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी। सब अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, रूल किया करते थे, ठीक है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग रूल कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ह्यूमंस थे, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो यहाँ के लोग थे, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते थे, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील नहीं करते थे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था, फेल था यहाँ का। और इसी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की वजह से जो हमारा इंडिया है वो क्या हो गया, मॉडर्नाइज नहीं हो पाया उस टाइम पीरियड में, ठीक है ना। हम लोग मॉडर्नाइजेशन से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग देखेंगे अपने हिस्ट्री में कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो इंडियन हिस्ट्री को क्या क्या इन्फ्लुएंस किया, जिसने इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस लाए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे क्या, इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो हिस्ट्री की बात कर रहे थे हम लोग। तो हिस्ट्री क्या है, देखो एक बहुत ही ब्रॉड सीरीज है हिस्ट्री की, बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है, ठीक है ना। ऐसा छोटा नहीं है। हम लोग स्टोन एज से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक की बात करते हैं, ठीक है ना। ऐसे टाइम पीरियड पे जब आदमी क्या करता था, स्टोन का, पत्थरों के औजारों का यूज़ करता था, जिसको हम लोग बोलते थे स्टोन एज। और आज हम लोग क्या करते हैं, स्मार्टफोन हाथ में यूज़ कर रहे हैं और क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक की हिस्ट्री को पढ़ना क्या है, बहुत ही पॉसिबल नहीं है, एक साथ तो हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हमको क्या जरूरत थी, हिस्ट्री को डिवाइड करने की जरूरत थी। तो हम लोगों ने हिस्ट्री को डिवाइड करने की जरूरत थी, तो हम लोगों ने हिस्ट्री को डिवाइड किया। और सबसे पहले ट्राई जो किया था हिस्ट्री को डिवाइड करने का, उनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने सबसे पहले हिस्ट्री को क्या किया, डिवाइड करने की कोशिश की। इंडियन हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री को। तो सबसे पहले इन्होंने डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। एक सेकेंड बच्चा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने। सबसे पहले जेम्स मिल ने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हिंदूज रूलर ज़्यादा हुआ करते थे, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें मुस्लिम रूलर ज़्यादा हुआ करते थे, और एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें ब्रिटिश रूलर क्या हुआ करते थे, ज़्यादा हुआ करते थे। तो इस टाइम पीरियड में हम लोगों ने क्या किया, इस टाइम पीरियड को उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, किस बेस पे इन्होंने डिवाइड किया हिस्ट्री को, तो बेस क्या था, रिलीजन। रिलीजन बेस पे इन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था किसको, इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे और हिस्ट्री, देखो सबसे पहले उन्होंने डिवाइड किया था। और ये जो डिवीजन था ना, उनकी एक बुक थी,
सबसे पहले उन्होंने उसी बुक्स में इस चीज़ को पब्लिश किया था। उस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1857। ये बुक उन्होंने पब्लिश की थी 1857 में, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उसी में सबसे पहले उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 पार्ट में इंडियन हिस्ट्री को क्या किया था, डिवाइड किया था। इसके बाद और भी हिस्टोरियंस हुए। देखो इनको किस बेस पे इन्होंने डिवाइड किया था, तो इनको डिवाइड करने का बेस क्या था, रिलीजन था। तो देखो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली एक्सेप्टेड तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स का इन्होंने यूज़ नहीं किया था किसको, इस चीज़ को डिवाइड करने के लिए। बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स इतने नहीं लिए थे इस डिवीजन ऑफ हिस्ट्री में। नॉर्मली उन्होंने क्या कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में क्या कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया था। बाद में हम लोग आगे देखते हैं ना, तो और भी बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश की थी। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। जो सबसे पहला पार्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट, ठीक है। दूसरा होता है सॉरी दूसरा होता है मेडिवल, दूसरा होता है मेडिवल, और जो थर्ड है वो क्या है आपका, मॉडर्न। थर्ड क्या आपका, मॉडर्न। 3 पार्ट में क्या किया गया था हिस्ट्री को। अदर हिस्टोरियंस ने क्या किया था, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। किस बेस पे डिवाइड किया इन्होंने, किस बेस पे डिवाइड किया था, सोसाइटी, इकोनॉमिक और आर्ट एंड कल्चर के बेस पे क्या किया था, इसको डिवाइड किया था। तो सबसे पहले जेम्स मिल ने ट्राई किया, उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। उसके बाद और भी दूसरे हिस्टोरियंस आए, उन्होंने क्या था, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में क्या किया था, डिवाइड किया था। और किस बेस पे डिवाइड किया था, सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड आर्ट एंड कल्चर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है ना, देखिए आप इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ एक बॉक्स है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है, बिस्किट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है, बिस्किट्स हैं। तो समझ लीजिए बॉक्स क्या आपका हिस्ट्री है। अब मैं बोलूँ कि इस बॉक्स से आप क्या करिए, सारे बिस्किट को क्या करिए, सेपरेट करिए। तो आप सेपरेट करोगे तो सर्कल वाले को एक पास रखोगे, स्क्वायर वालों को एक पास रखोगे, रेक्टेंगल वालों को एक पास रखोगे। नॉर्मल सी बात रखेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो मैं पूछूंगा भैया आपने किस बेस पे किया, तो आप बोलोगे सर सारे बिस्किट के कैरेक्टर्स क्या थे, अलग थे। सारे बिस्किट के कैरेक्टर्स क्या थे, अलग थे। कोई सर्कल में है, कोई रेक्टेंगल में है, कोई स्क्वायर में है। तो उस बेस पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसी तरह इंडियन हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक ना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं। उस डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स को क्या किया गया, सेपरेट पार्ट में डाल दिया गया, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब उसके लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज किया गया, हमने यूज किया सोसाइटी। सोसाइटी कैसी है, तो एक तरह की सोसाइटी मिली तो एंशिएंट में, एक तरह की इकोनॉमिक एंशिएंट में, एक तरह की आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट में, और एक तरह के मॉडर्न में, और एक तरह के मिडिवल में, एक तरह के मॉडर्न में। इस तरह करके हम लोग क्या किया था, पूरी हिस्ट्री को क्या किया, डिवाइड किया, ताकि हम हिस्ट्री को क्या कर सके, इजिली पढ़ सकें। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। इन सब के साथ साथ ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने इंडियन हिस्ट्री कैसे डिवाइड की। तो ये जो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न जो टाइम पीरियड था ना, जो डिवीजन करने का तरीका था, ये भी देखो उतना अच्छा नहीं था, गुड नहीं था। इसमें भी क्या थे, कुछ कमियां थी। कुछ कमियां क्या थी, क्योंकि जो मॉडर्न टाइम पीरियड है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न टाइम पीरियड में जो हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हो रहा है, हिस्ट्री का डिवीजन हो रहा है, उसके पैरामीटर्स क्या है, अलग है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, अलग है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक ना। बिकॉज ऑफ दैट ये उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अभी भी इंडिया में सबसे ज़्यादा इसको ही माना जाता है, ठीक है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं, इस समय कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जो नॉर्मल सी बात है जिसको हम लोग यूज करते हैं, किसको, हिस्ट्री के डिवीजन में। जैसे हम लोग देखते हैं नेशनलिज्म का यूज नहीं किया गया हमारे हिस्ट्री के डिवीजन में, कोलोनिज्म का यूज नहीं किया गया हमारे हिस्ट्री के यूज में,
अर्बनाइजेशन का यूज नहीं किया गया हमारे हिस्ट्री के डिवीजन में। तो कुछ कमियां रह गई जेम्स मिल में भी और कुछ कमियां इसमें भी, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न को ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टिव मानते हैं और इसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो बहुत से ऐसे वर्ल्ड के मेजर इवेंट हैं। नॉर्मल सी बात है, ओवरव्यू ऑफ पीरियड में मैं क्यों ले रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में इंडिया क्या था, कॉलोनी था किसका, ब्रिटिश का। ब्रिटिश के हम लोग क्या थे, कॉलोनी थे। नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं हम लोग डायरेक्ट यूरोप से जुड़े हुए थे, ठीक ना, या हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट हम लोग वर्ल्ड से जुड़े हुए थे। और वर्ल्ड में होने वाले सारे इवेंट्स का इफेक्ट किस पे पड़ा था, हमारे हिस्ट्री पे पड़ रहा था, ठीक है। कैसे पड़ा था समझेंगे आप लोग, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे समझ सकते हैं, ठीक है। तो 18 पीरियड में जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी रिवोल्यूशन हुए, उसका भी इफेक्ट हमारे क्या करेगा, इंडियन हिस्ट्री पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हुए वर्ल्ड में, ठीक है, जिनका इफेक्ट हमारे हिस्ट्री पे पड़ा। उनमें से देखो सबसे पहला इवेंट हमारा जो आता है वो है रेनेसां, ठीक है ना। सबसे पहला इवेंट है वो क्या आपका, रेनेसां। ये देखो जो रेनेसां है वो एक फ्रेंच वर्ड है, क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, ठीक ना, फिर से जन्म लेना। अब ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के लोग मर गए फिर से जन्म लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या है ना, जो ओल्ड सिस्टम था उससे लोग निकल के कहाँ आ गए, न्यू सिस्टम में। जो ओल्ड थॉट थे, सोच थी, उससे निकल के कहाँ आ गए लोग, न्यू थॉट में मॉडर्नाइज हो गए लोग, ठीक है ना। कैसे हुआ, देखो जो ये रेनेसां है क्या है, इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉ अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्ट बिटवीन द 14 एंड 16 सेंचुरी। 14 एंड 16 सेंचुरी में यूरोप में होने वाले चेंजेस है ये। कैसे चेंजेस, क्लासिकल लर्निंग चेंजेस, ठीक है ना, कल्चर में चेंजेस, आर्ट एंड आर्किटेक्ट में चेंजेस, ठीक है ना, रिलीजियस चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, धार्मिक परिवर्तन, रिलीजियस चेंजेस, ठीक ना। ये सारे चेंजेस कहाँ हो रहे थे, आपके यूरोप में हो रहे थे। सबसे पहले कहाँ हुआ था, इटली में। सबसे पहले कहाँ हुआ, इटली में हुआ। रीजन क्या था ना चलो इसके रीजन पे जाएंगे तो हम लोग का ये लेक्चर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, क्योंकि इसके पीछे पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि इटली बाकी कंट्री पे, कुछ यूरोपियन कंट्री पे क्या हुआ था, अटैक किया गया कुछ मुस्लिम शासकों द्वारा, ठीक ना, रूलर्स द्वारा। वहाँ के सब कुछ को, सब चीज़ों को मिटा रहे थे वो लोग, सब कुछ एबॉलिश कर रहे थे। तो वहाँ के कुछ जो फिलोसफर थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो क्या किया, अपने सारे नॉलेज को लेके कहाँ भाग के आ गए, इटली आ गए। क्योंकि इटली उस समय क्या था, एकमात्र ऐसा कंट्री था जो उन सबको क्या दे रहा था, प्रोटेक्शन दे रहा था, ठीक है ना। उन सब इंटेलिजेंट्स लोगों का, फिलोसफर लोगों का क्या उसने वेलकम किया। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो रेनेसां हुआ ना, सबसे पहले कहाँ है आपका, इटली में है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने था, लेकिन ज़्यादा बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेनेसां क्या है, एक तरह का कल्चरल एंड आर्ट एंड आर्किटेक्ट्स, क्लासिकल लर्निंग, मतलब एक तरह से कर सकते हैं सोसाइटी में चेंजेस लाने का एक क्या था, टाइम पीरियड था 14 एंड 16 सेंचुरी में। देखो रेनेसां एक टर्म है, ठीक है ना, क्या है, टर्म है, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है कि हमने लगा दिया और रेनेसां आ गया लोगों के बीच में। ये एक टाइम पीरियड था जिसमें लोग थोड़ा साइंटिफिकली क्या करने लगे, सोचने लगे, थिंक करने लगे। साइंटिफिकली क्या करने लगे, थिंक करने लगे लोग, साइंटिफिकली सोचने लगे लोग, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट पे क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे, ठीक ना। जो एस्टेब्लिश सिस्टम था उस पर क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे, पूछने लगे कि भैया ये क्यों ऐसा, क्यों ऐसे, व्हेन वेयर एंड हाउ, ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक ना। तो लोग साइंटिफिकली अप्रोच आने लगा लोगों के अंदर, ठीक है ना। लोग थोड़ा सा डिफरेंट थिंकिंग करके सोचने लगे, एस्टेब्लिश मोनार्क के अगेंस्ट क्या होने लगे, खड़े होने लगे। तो इसका हम लोग इम्पैक्ट देखिएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप क्लास 9 में पढ़ोगे तो, ठीक है ना। इस रेनेसां का ही इफेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से आई, रेनेसां की वजह से आई, ठीक है। तो रेनेसां इज अ फ्रेंच वर्ड, इट मींस रीबर्थ, ठीक है। इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच सॉ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, कल्चर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिटवीन द 14 एंड 16 सेंचुरी, ठीक है। ठीक है,
तो मैंने बताया अंडर रिनेशनल लोगों ने क्या किया, साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू कर दिया और स्टेब्लिश प्रिंसिपल एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे। ये सिस्टम था, साइंटिफिक अप्रोच आ गया लोगों के अंदर, साइंटिफिकली सोचने लगे। और जब लोगों ने साइंटिफिकली सोचना शुरू किया तो नॉर्मल सी बात है बहुत सारी साइंटिफिकली चीज़ें भी होंगी, ठीक ना। अब इसी रेनेसां के बाद हम लोग देखते हैं जो आता है हमारे यूरोप में सब दूसरा, वो होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो क्या आएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे पहले आया था आपका ब्रिटेन में, सबसे पहले आया था ब्रिटेन में, आया था मिड 18 में, मिड 18 सेंचुरी में कहाँ आया था आपका, ब्रिटेन में आया था सबसे पहले रेनेसां, ठीक है बच्चा, सॉरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। ब्रिटेन या फिर आप लोग इंग्लैंड कह सकते हैं, इंग्लैंड के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसको। सबसे पहले इंग्लैंड में आया था, ठीक है ना, कब, मिड 18 में, 18वीं शताब्दी के बीच में, ठीक ना, यानी कि 1815 के आसपास सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब नए नए इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड इन मिड 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी के मिड में स्टार्ट हुआ। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ क्या, हम जो यूरोप की कंट्री, जो इंग्लैंड थी कंट्री थी, वो क्या क्या न्यू मशीनरीज से क्या हुए, इंट्रोड्यूस हुए। न्यू मशीनरीज कौन कौन सी मशीनरीज थी, नॉर्मल सी बात है, जैसे हम लोग बोलेंगे पावर लूम, पावर लूम, पावर लूम्स बनाए गए उस समय, ठीक है। और क्या बना, स्पिनिंग वूल, स्पिनिंग वूल बना, ठीक है। और क्या बना भाई, और एक और था, क्या नाम था, वाटर फ्रॉम्स, वाटर फ्रॉम्स। और भी बहुत सारी मशीनें बनी, प्रिंटिंग प्रेस भी आ गई इस समय मेरे पास, ठीक है ना। तो ये सारी मशीनरी बनी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हेल्प की। ये सब थी क्या, ये देखो कॉटन क्लॉथ जो होते हैं ना, जो कॉटन क्लॉथ होते हैं उनको बनाने की ये सब क्या थी, टेक्निक थी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या, ये सारी मशीनें आ गई, ये सारी मशीनें क्या की, कॉटन वूल बनाने में क्या करने लगी, हेल्प करने लगी। अब इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या आया, जो यूरोप था, यूरोप में क्या हुआ, जो हैंडमेड गुड होते थे वो पूरी तरह से क्या हो गए, खत्म हो गए। उसकी जगह कौन से गुड आ गए, मशीन मेड्स गुड्स आ गए, मशीन मेड्स गुड्स आ गए। अब मशीनों से बनी हुई क्लोथ्स क्या करने जाने लगे, वहाँ पे बेचे जाने लगे। यानी कि हम लोग देखते थे कॉटन इंडस्ट्री का क्या हो गया, बूम हो गया, कहाँ पे, पूरे इंग्लैंड में। अब इससे क्या हुआ ना, देखो जो उसके आसपास की कंट्री थी क्या हुई, जेलस करने लगी। नॉर्मल सी बात है, धीरे धीरे ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ होगी, पूरे यूरोप में फैल गई। अब पूरे यूरोप में फैल गई तो नॉर्मल सी बात है, पूरे यूरोप में अगर पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, पूरे यूरोप में इंडस्ट्री बैठ गई, तो पूरे यूरोप में जब इंडस्ट्री बैठेगी तो पूरे इंडस्ट्री को कॉटन चाहिए ना, पूरे इंडस्ट्री को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। इंडस्ट्री को क्या चाहिए आपका, रॉ मटेरियल। जब हम कच्चा माल देंगे तभी तो उसको प्रोड्यूस करके वो क्या देगी, हमें प्रोडक्ट देगी। तो कच्चे माल की प्रॉब्लम होने लगी पूरे यूरोप में, ठीक है। दूसरा, कच्चा माल अगर कहीं से मिल जाए तो पूरे यूरोप इतना बड़ा नहीं था, इतना बड़ा मार्केट नहीं था कि पूरे यूरोप के इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, वहाँ पे लोग सेल कर सके। यानी कि अब यूरोप के पास एक बड़ा मार्केट नहीं था कि अपने बने हुए गुड्स को क्या कर सके, सेल कर सके। प्लस यूरोप के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि अपने इंडस्ट्रीज के जो रॉ मटेरियल की नीड्स उनको क्या कर सके, पूरा कर सके। और बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने क्या देखना शुरू कर दिया, दूसरे कंट्रीज की तरफ देखना शुरू कर दिया। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोनिज्म। क्या शुरू होता है आपका, कोलोनिज्म शुरू होता है, ठीक है। कोलोनिज्म, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रीज बन गई, इंडस्ट्री बन गई तो मार्केट चाहिए, सेल करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो ना ही इनके पास मार्केट है, ना ही इनके पास रॉ मटेरियल है, तो ये क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, वो क्या जाएंगे दूसरे कंट्री में जाके इन सब चीज़ों की तलाश करेंगे। तो यहीं से एक सिस्टम शुरू होता है कोलोनिज्म का सिस्टम। कोलोनिज्म क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था, जब पावरफुल कंट्री क्या कर ले,
किसी कंट्रोल करने किसी कंट्रोल कंट्री के वेल्थ पे क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, रिसोर्सेज पे क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, तो वही क्या आपका कॉलोनिज्म है। अब वो कंट्री क्या होगी, उसकी कॉलोनी होगी। तो इस तरह ब्रिटेन ने क्या किया, बहुत ज़्यादा कॉलोनी बनाई। अब ब्रिटेन जब बना रहा था अपने रिसोर्स, अपनी इंडस्ट्री को क्या कर रहा था, फुलफिल कर रहा था, तो उसके देखे देखे उसको नेबरहुड कंट्री थी, फ्रांस था, ग्रीस था, पोलैंड थे, उन लोगों ने भी क्या किया, अपना ये सिस्टम, कॉलोनिज्म का सिस्टम शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस कॉलोनिज्म के सिस्टम से हम लोग देखेंगे इंडिया भी क्या बन गया, कॉलोनी बन गया, किसका, ब्रिटेन का। और बाद में एक टर्म आता है इंपीरियलिज्म, क्या आता है, इंपीरियलिज्म। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ वेल्थ पे कंट्रोल कर रहे थे लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करने लगेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कंट्रोल कर लेंगे। तो जब वेल्थ प्लस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो टर्म कहलाता है, क्या कहलाता है, इंपीरियलिज्म कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है, ठीक ना। वो क्या करने लगता है, आपका इंपीरियलिज्म कहलाने लगता है। ठीक है, जब तक वेल्थ सिर्फ ले रहे हैं तब तक कॉलोनी है, लेकिन जब वेल्थ प्लस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंपीरियलिज्म हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये सारे सिस्टम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हो रही थी पूरे यूरोप में। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, लेक्चर बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो हम लोग ने रेनेसां पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है ना। हिस्ट्री के डिविजन्स के बारे में हम लोग जान लिया, 2 तरह के हिस्ट्री के डिविजन्स हम लोगों ने जाने, 2-3 तरह के, उनके कैरेक्टर्स जाने, कैसे किस बेस पे उनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी जाना कि रेनेसां क्या होता है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और रेनेसां का इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन हिस्ट्री पे कैसे पड़ा। ठीक है ना, इसके आगे बहुत सारी है, डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स भी हम लोग को पढ़ना है, उसके रीजंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से इंडिया क्या बन गई, कॉलोनी बन गई, नॉर्मल सी बात है। अब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसकी वजह से आया, रेनेसां की वजह से आया। अब इसका इफेक्ट इंडिया पे पढ़ना ही पढ़ना है। इंडियन की हिस्ट्री क्या होगी, इंडिया की हिस्ट्री पूरी तरह से क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि अगर रेनेसां नहीं आता तो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आता, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आता तो हम कॉलोनी नहीं बनते। अगर हम कॉलोनी नहीं बनते तो हो सकता है कि हमारे पास इस समय जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े और देर से मिलते हमें, हम थोड़े और देर से मॉडर्नाइज होते हैं। ठीक है, हम किसी के गुलाम नहीं बनते, मे भी सब कुछ 18 से पहले जैसे चलता था वैसे ही चलता रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस रेनेसां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप की कंट्री को मार्केट चाहिए था, यूरोप की कंट्री को क्या चाहिए था, वेल्थ चाहिए था, रिसोर्सेज चाहिए थे, रॉ मटेरियल चाहिए थे। तो सबसे अच्छा सिस्टम क्या था कि कॉलोनी बनाओ, ठीक है, वहाँ से रॉ मटेरियल लो और फिर वहीं पे जाके सारी चीज़ क्या कर दो, सेल कर दो। तो इंडिया क्या था, एक बहुत बड़ा मार्केट था किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन क्या करता था, इंडिया से सारे रॉ मटेरियल लेता था, ब्रिटेन ले जाता था और ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर करता था क्लोथ्स को, और फिर क्या करता था, इंडिया के मार्केट में क्या कर देता था, सेल कर देता था। तो एक तरह से यूरोप को क्या मिल गया, कॉलोनिज्म की वजह से एक मार्केट भी मिल गया और एक क्या मिल गया, आपके रॉ मटेरियल की नीड्स भी क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक है, तो ये था आपका सिस्टम। अभी हम लोग इसमें अभी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना, जैसे डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स पढ़ना है। अभी हम लोग स्पेशली कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग नेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के जानने के सोर्सेज क्या क्या हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो इवेंट्स है ना, ये सारी जो थिंग्स है ना, ये सारी चीज़ों ने क्या किया, हमारे इंडियन हिस्ट्री को क्या किया, इफेक्टिव किया है। तो बिकॉज ऑफ डेट हम क्या करें, इनको पढ़ रहे हैं। अब भारत में भी रेनेसां आया, भारत में भी क्या आया, रेनेसां आया। इस रेनेसां की वजह से भारत में भी क्या आया, रेनेसां आया। क्यों आया, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या हुए थे, ब्रिटेन से जुड़े हुए थे, यूरोप से जुड़े हुए थे। तो यूरोप में जो भी चीज़ें होगी उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो भारत में भी उसकी वजह से रेनेसां आया। बहुत सारे धार्मिक सुधार हुए भारत में, जैसे सती प्रथा खत्म हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें एबॉलिश की गई भारत में। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया भारत में उसकी वजह से। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी चेंज हुई, इससे हमारे भी सोसाइटी क्या हुए, इफेक्टिव हुई है। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग और भी डीपली पढ़ेंगे आगे हम लोग। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट, और भी टॉपिक्स हमारे मैंने डिस्कशन किया था आप लोग के बारे में कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग क्लास को यही एंड करते हैं। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम लोग जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट एंड फर्दर अदर टॉपिक्स। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।